पूर्व में एम्प्लॉइज कंपनसेशन कमिश्नर रहा दिल्ली सरकार में। मैं वेलफेयर कमिश्नर रहा दिल्ली सरकार में श्रम विभाग में, और जॉइंट लेबर कमिश्नर रहा दिल्ली सरकार में उससे पूर्व। और यह खुलासा 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। हुआ ये कि श्रम विभाग को कार्य सौंप दिया गया कंस्ट्रक्शन बोर्ड का। उनका जो अपॉइंटमेंट था वह कंस्ट्रक्शन बोर्ड में नहीं था। उन साथियों का, मेरे साथ सहयोगी थे, कुछ मेरे जूनियर मेरे ऑफिसर्स थे, मेरे कलीग्स थे। उनको बाध्य किया गया केजरीवाल सरकार ने कि ये कंस्ट्रक्शन बोर्ड के कार्ड बनाने हैं। हमारे पास में उस वक्त करीब 2000 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन बोर्ड में था। इसका वितरण करना है। ये एक एक्ट है, दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, और उसी के तहत कुछ रूल्स बनाए गए हैं। और इसी तरह से एक सेस एक्ट है। सेस एक्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए धन एकत्र किया जाता है। 1% सेस लगाया जाता है जो भी कोई निर्माण हो रहा है। जब वो निर्माण हो रहा होता है तो धीरे धीरे उसमें 1% का सेस जाता है। किसी ने अगर 100 करोड़ का निर्माण किया तो उसमें 1% का मतलब 1 करोड़ उस फंड में जाएगा। और उस फंड से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर है, उसके लिए कुछ उसमें बेनिफिट्स दिए गए थे। क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी जो हमारे दिहाड़ी के मजदूर हैं उनको उपलब्ध नहीं होती है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं तो ESI, PF, बोनस, छुट्टी के पैसे सब मिलता है। 1 महीने में आपने काम किया तो 1 महीने की छुट्टी उनको कैजुअल लीव मिलती है। इसी तरह से साल में जैसे मानिएगा 12 कैजुअल लीव और 15 जो है अर्न लीव कहिएगा या प्रिविलेज लीव कहिएगा, कुल 27 छुट्टियाँ मिलती हैं। इनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। ये तो दिहाड़ी के ऐसे मजदूर हैं जो आज इस कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं, कल दूसरी पे कर रहे हैं, कल परसों तीसरी पे कर रहे हैं। इनका कोई लगातार एक एम्प्लॉयर नहीं रहता है। तो सेस वो जो ESI है कौन काटे? ये काटे BC। इस वजह से सरकार ने 1996 में ये एक्ट बनाया था, और दिल्ली के अंदर जो रूल बने थे वो 2002 में बने। 2002 में जब रूल बन गए उस वक्त उन्होंने ये कहा कि शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी उस वक्त, उनको नहीं समझ आ रहा था कि इनको रजिस्ट्रेशन कैसे करें। कानून में इसमें प्रोविजन है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन 4 तरीके से हो सकता है। इसको सर्टिफाई कौन करेगा कि ये फलाना मजदूर निर्माण मजदूर है, ये कोई ओला टैक्सी का ड्राइवर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी को ESI PF मिलता है। ओला टैक्सी के ड्राइवर जो होते हैं उनका अपना आय का साधन होता है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको महीने में 12 दिन 15 दिन का रोजगार मिलता है। अभी चलिए यहाँ पे नज़दीक में मुनीर का चौक है, वहाँ से कभी भी किसी को लेबर की ज़रूरत होती है तो पुताई के लिए, कोई कंस्ट्रक्शन छोटा सा काम के लिए, कोई टाइलिंग टूट जाती है उसको ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए उसको 1 दिन के लिए बुलाते हैं। उसकी जो भी दिहाड़ी हमारी तय होती है दे देते हैं। लेकिन जब वो रद्द हो जाएगा उसके लिए कोई स्कीम नहीं है। तो ये एक्ट के तहत ये स्कीम्स थी। इसमें पेंशन की व्यवस्था थी। इसमें अगर बच्चे की शादी होती है तो बिटिया की शादी है तो 51,000 रुपया, अगर उसको अनुदान मिलेगा, ग्रांट है, उसको वापस नहीं करना है, लोन नहीं है। फिर 35,000 रुपया ये उस अगर बेटे की शादी है तो 35,000 रुपया है। अगर उसके कोई चोट लग जाती है तो उसका इंश्योरेंस भी होता है। तो ये सारी सुविधाएं थी। तो ये सुविधाएं किसको मिलनी चाहिए थी? जो निर्माण मजदूर दिल्ली के अंदर है। अब होता क्या है कि ये निर्माण मजदूरों के पास में कौन जाए उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्योंकि वो दिहाड़ी तोड़ के उसके पास में इतना समय नहीं कि वो आपके यहाँ आए, रजिस्ट्रेशन कराने की लाइन में लगे कतार में, दूसरी बार फिर आए, तीसरी बार, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो सही निर्माण मजदूर थे वो तो नहीं आ पाए। आए कौन? वे लोग जो आप पार्टी के वॉलंटियर्स थे या बनाए जाने चाहिए थे,
उनकी इच्छा अनुसार जो एमएलए थे, जो कॉर्पोरेटर थे, उनको यह कहा गया कि अपने ऑफिस और अपने घर के पास में कैंप लगाइए। इन्होंने अपने ऑफिस और घर के बाहर कैंप लगाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने इसी तरह से पुकारा, आप ना उनको बुला लीजिएगा, उनको बुला लीजिएगा, इनको बुला लीजिएगा, उनको रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा। उसमें कॉलम है कि आप कहाँ के निर्माण मजदूर हैं, आपने किसके पास में काम करा है, आपका कोई ठेकेदार है या आप चौक के ऊपर खड़े होते हैं, आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, या आपका कोई अगर एम्प्लॉयर है उसका नाम क्या है। अब इतनी जब जानकारी इसमें लिखी है तो हुआ क्या कि उसमें फॉर्म नहीं भरे गए, उसमें जो कुछ कॉलम थे कुछ अधूरे छोड़ दिए गए। और 4 तरीके से, जैसे मैंने बताया था, इनका सत्यापन होना था, सर्टिफिकेशन होना था। तो जो निर्माण मजदूर का सर्टिफिकेट करने का तरीका बनाया कि एम्प्लॉयर अगर सर्टिफिकेट देगा कि ये मेरा निर्माण मजदूर है तो आप इसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, सो दैट ही गेट्स द बेनिफिट अंडर द एक्ट। एक था असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जिसके पास में कुछ विवाद लगते हैं तो यूनियन विवाद लगाती है, तो असिस्टेंट कमिश्नर के पास में कुछ ऐसे सबूत हैं, दस्तावेज हैं, या उसने कोई इंस्पेक्शन कराई है क्षेत्र के अंदर, निर्माण क्षेत्र के अंदर बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे चेक करने गए हैं वहाँ के इंस्पेक्टर, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये फलाना व्यक्ति वहाँ पे काम करते हैं, तो वो सत्यापित कर सकता है कि फलाने व्यक्ति वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए मैं सत्यापित करता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है। तीसरा तरीका था यूनियन का, कि यूनियन उसको सत्यापित कर दे। अब यूनियन सत्यापित कर दे वो तो तब करेगी यूनियन के साथ में उसका मेंबर हो। जब उसका पीछे से मेंबर ही नहीं है तो वो सत्यापित कैसे करेगा। आप आज मेरे पास में मेंबर बनने आए हैं कि जी मेरे को मेंबर बना दीजिएगा, मेरे को कंस्ट्रक्शन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट मुझे अपना कुछ उसमें बेनिफिट्स लेना चाहता हूँ। यूनियन ने क्या किया, 300-400 रुपया लेके उनकी स्टैंप लगानी शुरू कर दी, ये कहना शुरू कर दिया ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और उनके रजिस्ट्रेशन होने लगे। ये जो तीसरा तरीका था, इसके दुष्परिणाम हुए कि जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं भी थे वो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए। और चौथा तरीका था कि पंचायत का प्रधान जो है वो सर्टिफाई कर दे। पंचायत के प्रधान को मालूम होता है, उनके यहाँ परिवार का रजिस्टर भी होता है कि वो कोई व्यक्ति उसमें कहाँ है, दिल्ली में है, क्या काम करता है, नहीं करता है, तो वो भी सर्टिफाई कर सकता है। तो दिल्ली के अंदर ना तो पंचायत तो है नहीं, पंचायत का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को दबाव दिया गया, उन्होंने करने से मना कर दिया। एम्प्लॉयर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो अगर अपने को कहता है कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो उसकी लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब जो दूसरा एक तरीका जो रह गया था वो यूनियन का रह गया। जब आपकी सरकार आई उस वक्त मात्र 5-7 यूनियन हुआ करती थी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की। अब धड़ाधड़ आपकी सरकार के दौरान, जब से इन्होंने चार्ज लिया, 2013 में बनी थी कुछ दिन के लिए, उन दिनों में तो कुछ ज़्यादा इनको समझ ही नहीं था। 14 में जब सरकार आई तो इन्होंने ये सोचा कि इतना सारा फंड पड़ा है, हमारे पास में कोई कैडर तो है नहीं, अब कैडर कैसे बनाया जाए। कैडर बनाने के लिए उन्होंने उनका सहारा लिया यूनियंस का। अब यूनियन 4-5 है, किस को सर्टिफाई करे, कैसे सर्टिफाई करे। कोई मोडस होना चाहिए, कोई मोड ऑफ सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, वो भी नहीं है। अब इन्होंने अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दी। उस वक्त में एक जो श्रम मंत्री थे गोपाल राय जी थे, उन्होंने सबसे पहले स्वयं अपने साथियों को जोड़ के एक यूनियन बनाई। उस यूनियन के साथ में उन्होंने मेंबर बनाने शुरू कर दिए और मेंबर की संख्या बढ़ने लग गई। बोर्ड से उनको पैसा जाने लगा, बोर्ड का पैसा धीरे धीरे खाली होने लगा। कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं था,
जो रजिस्ट्रेशन हुए उस वक्त और उसके बाद में हुए 2014 के बाद में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में और फिर 19 में, ये बात है 2018 की। जब देखिए कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हैं वहाँ पे 400-500 की संख्या में 2018 में, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन थी, उसमें कोई एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, उस वक्त इन्होंने रजिस्ट्रेशन करने शुरू किए। और आप सोचिए कि अगर उस वक्त 9 डिस्ट्रिक्ट थे, अगर ऑन एन एवरेज 400-500 की संख्या हो रजिस्ट्रेशन के लिए आती हो, तो लगभग 4-5 हजार कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दफ्तर में जा रहा है। ये जो बोर्ड था उसका नाम था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड। अब इस बोर्ड के अंदर कोई कर्मचारी नहीं है। अब इन्होंने सोचा, केजरीवाल ने, बहुत समझदार है, कट्टर ईमानदार भी है, कि देखो भाई किस किस की नौकरी लगा सकते हैं। इन्होंने एक ठेकेदार को पकड़ा, कुछ ठेकेदारों को, उनके मार्फत ठेके पे कर्मचारी लगाने शुरू कर दिए। कंस्ट्रक्शन बोर्ड में एक रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है, उसमें कोई आयु होती है, उसमें कोई उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, उसमें उसका मेडिकल टेस्ट भी होता है, कई प्रोसीजर है। सरकार में आप अगर व्यक्तियों को भेज रहे हैं, अरे भाई उसको ये तो देखिएगा वो बीमार तो नहीं है, ये तो देखिएगा उसके पास डिग्री या डिप्लोमा कुछ है कंसर्न। आप अकाउंट्स ब्रांच में भेजेंगे उसको, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए टेबल उसमें बिठाएंगे, एप्लीकेशन को जांच कराने के लिए बिठाएंगे। और ये सॉवरेन फंक्शन ऑफ स्टेट है, ये ठेके पे दिया ही नहीं जा सकता। ये जिम्मेदारी एक सरकारी आदमी को दी जा सकती है, एक ठेके के कर्मचारी को नहीं दी जा सकती। आज ठेके के कर्मचारी के पास यहाँ नौकरी कर रहा है, कल छोड़ के दूसरी जगह चले जाएगा। गलत अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए तो और पैसा चला गया तो ठेकेदार के कर्मचारी आप तो रोज बदलते हैं। तो इन्होंने ठेके के कर्मचारियों को अपना रजिस्ट्रेशन काम सौंप दिया। अब वो वेरीफाई करते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर, फाइल दे दी। एक हमारी नोटशीट होती है जो ब्लू कलर की होती है, और उसमें नोटशीट में लिखने का अधिकार किसी ठेके के आदमी को नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी होती है और उसको बात को समझ भी आना चाहिए। इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है, और ट्रेनिंग तो छोड़िए, ठेके का कर्मचारी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब उन्होंने करीब 150 कर्मचारी इन्होंने बोर्ड में भर दिए, ठेके कर्मचारी। वो अकाउंट्स के भी थे, उसमें आईटी के भी थे। अब बताइए जिसके पास में आईटी का डेटा है वो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है। जो सरकारी आदमी होता है उसको सीसीएस कंडक्ट रूल्स लगते हैं, अगर कोई गलती करेगा तो उसको उसमें सजा मिल सकती है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। अब ठेकेदार के कर्मचारी की क्या इंक्वायरी होगी, क्योंकि सरकारी आदमी तो है नहीं। उसको एंटी करप्शन लॉ भी लगता है जो सरकारी कर्मचारी है, कि उसने रिश्वत लेके ये गलत काम किया। लेकिन प्राइवेट आदमी के खिलाफ तो एंटी करप्शन लॉ भी नहीं लगता है। तो इस चीज का फायदा उठाया गया। अब सुनाते हैं आपको गोपाल राय जी के बारे में। गोपाल राय जी मीटिंग लिया करते थे। अरे भाई बताइएगा कितना रजिस्ट्रेशन हुआ आपके जिले में? कहते जी मेरे पास में करीब 15,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। अरे कब तक खत्म हो जाएंगे, इनको जल्दी से निपटाइए, इनको जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। कभी गोपाल राय ने यह नहीं कहा कि इनको वेरीफाई कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप ये है इसको फॉलो कीजिएगा। जो इस प्रोसीजर में फॉलो करते हैं, जो सही में कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जिनके पास में सर्टिफिकेशन है, जो साइट पे काम कर रहे हैं, वे ही रजिस्ट्रेशन के पात्र हैं। इन्होंने अंधाधुंध रजिस्ट्रेशन करने शुरू। 2018 में एक मैगजीन है, ये लोग मेरे पास में आए, ये यथावत मैगजीन है। इन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि क्या आपकी जानकारी में है कि ये पैसे की लूट हो रही है? हमने अपने असिस्टेंट कमिश्नर को, अपने लेबर ऑफिसर को, हमने इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, अपने इंस्पेक्टर्स को, अपने डिप्टी कमिश्नर को, उनको बुलाया। उनसे पूछा कि आपको डेपुटेशन पे तो भेजा नहीं जा सकता बोर्ड के अंदर,
लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हैं। कहते साहब हम जिस हालत में काम कर रहे हैं हमें लगता है कि यहाँ पर कभी कुछ रेड पड़ेगी, एंटी करप्शन की का केस रजिस्टर हो सकता है हमारे खिलाफ, कि कोई भी चार्ज लगा सकता है कि आपने गलत आदमी को पैसे लेके आपने रजिस्ट्रेशन दिया है, क्योंकि उसके अकाउंट में 51,000 जा रहे हैं भाई, उसकी पेंशन 3,000 रुपये महीने की है, उसको मकान के लिए 2 लाख का लोन भी देते हैं, इसकी रिकवरी कैसे होगी? अब है कोई गरीबी आदमी, ओला टैक्सी का ड्राइवर है या कहीं और काम करता हो, किसी दुकान में या फैक्ट्री में काम करता हो, लेकिन वो उसका पात्र नहीं है। आपकी जानकारी के लिए जो टैक्सेस होते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स होता है या इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर एकत्रित होता है। उससे विभिन्न विभागों के लिए स्कीम बनती है। अब जो विभिन्न विभागों के लिए स्कीम बनती है उसमें बजट एलोकेशन होता है, इतना बजट इस विभाग को, इतना इस विभाग को, इतना। लेकिन क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, इनके लिए कोई स्कीम नहीं थी, तो उनके लिए एक्ट बना और इस एक्ट के अंदर धन का संग्रह हुआ और धन के संग्रह के साथ में उनको निस्तारण के लिए, उसको बांटने के लिए वो स्कीम थी। ये सारी जो चीज़ें हुई ये 2014 से आज तक हो रही हैं। जब मैं 2020 में आई टुक माई रिटायरमेंट, तो उस वक्त की बात बताते हैं आपको। एंटी करप्शन में कंप्लेंट हमें दर्ज करनी पड़ी। हमारे पास में कुछ अध्यापक और कुछ प्रिंसिपल आए जो वेरिफिकेशन करते थे कि स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाए इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को। अब इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जब स्कॉलरशिप देखने की बात आती है तो ये वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे होने चाहिए, उन्हीं के बच्चों के लिए तो है। लेकिन पता चला कि पिछले साल तो 2 बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी थी, अब इस बार 80-82 हो गया है और तीसरे साल में वो 150 हो गया है। कहते ये हो क्या रहा है, सभी के बच्चे कंस्ट्रक्शन वर्कर बन गए अचानक। तो वो प्रिंसिपल आए, कहते जी हमारे यहाँ कुछ स्थिति ठीक नहीं है। और हमारे ऊपर मनीष सिसोदिया उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कि आप जल्दी इनको स्कॉलरशिप दीजिए, क्योंकि उनको वोट बटोरनी है। वो उन्होंने वोट बैंक बनाया इस तरह से, झूठे काम करके। खुद भी करप्ट थे, उन्होंने जनता को भी करप्ट करने की कोशिश की और जनता को करप्ट कर दिया। उनको लिखना पड़ा कि मेरा पिता कंस्ट्रक्शन वर्कर है, बेलदार है, इलेक्ट्रिशियन है, सफेदी करता है, जबकि उसके पिता किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, कहीं सिक्योरिटी गार्ड है या कुछ है। उन्होंने लालच देके उनको रजिस्ट्रेशन कराया। आपने सर इसके खिलाफ कब आवाज उठाई और कहाँ कंप्लेंट किया? देखिएगा, बात यह है कि मैं बोर्ड में नौकरी नहीं कर रहा था, मैं श्रम विभाग में नौकरी कर रहा था। और श्रम विभाग में हम क्वाजी जुडिशियल फंक्शन है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हम दिल्ली शॉप एंड इंस्टीट्यूशन एक्ट के अंदर अथॉरिटी है, वहाँ ऑर्डर पास करते हैं, कर्मचारी को वेतन रुका होता है तो उसको वेतन दिलाते हैं, उसका ओवर टाइम का होता है, कुछ और भी कुछ उसका जो दे होते हैं उसको दिलाए जाते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। इसी तरह मिनी वेजेस एक्ट है, अभी इसी सरकार ने 19,000 के करीब मिनी वेजेस कर दी है। मिलते आपको बाजार में, आपको देखिएगा 12,000 रुपये मिलते हैं, तो मखौल उड़ा रहे हैं कर्मचारियों का। उसके अंदर हमारे पास में एक जो विवाद आते हैं, केसेस आते हैं, उसमें हम ऑर्डर करते हैं। एम्प्लॉइज कंपनसेशन कमीशन में जब कोई चोट लग जाती है काम करते वक्त, उसका कंपनसेशन होता है। कोई बिल्डिंग गिर गई, उसमें कोई दब के मर गया, कोई उसको चोट हाथ पैर में चोट आई, वो काम नहीं करने योग्य है, 3 महीने 4 महीने तो खाएगा, कमाएगा, तो उसके भी हम ऑर्डर करते हैं। तो हमारा जो काम था ये था, और एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि जो लेबर इंस्पेक्टर्स काम करते हैं उनका सुपरविजन होता है। जो भी मेरे पास में डिस्ट्रिक्ट रहे, A, B, C, D, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कभी भी रहे, उनमें मेरे अधिकारियों को जो मेरे पास में आते थे, हालांकि बोर्ड के थे लेकिन काम तो मेरे श्रम विभाग के अधिकारी थे, तो उन्होंने ये बताया कि हमसे गलत काम करवाया जा रहा है। तो हमें जानकारी उसकी हासिल हुई। तो उस वक्त आई वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ माई एसोसिएशन ऑल्सो, ऑफिसर ऑफ लेबर डिपार्टमेंट। तो हमने आपको दिखाएं ये चिट्ठी
सेक्रेटरी लेबर को लिखी और इसकी प्रति लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी, दैन लेफ्टिनेंट गवर्नर, और श्रम मंत्री के सेक्रेटरी को भी दी। अधिकारियों ने ये हस्ताक्षर किए, अपना नाम लिखा, पद लिखा, फोन नंबर लिखे, हस्ताक्षर। इसी तरह से ये हस्ताक्षर हुए इतने। कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई आईओ है, कोई जॉइंट कमिश्नर है। इसमें मेरा भी नाम है MK गौड़, ये मेरा फोन नंबर आज भी है। ये काप्रति हमने गई दी मिनिस्टर ऑफ लेबर को, इस 7th फ्लोर पे बैठा करते थे दिल्ली सेक्रेटरीट में। इसी तरह से बोर्ड के सेक्रेटरी को भी दी, इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दी। ये चिट्ठी, पहली चिट्ठी है 27/9/17 की। अब इसमें एक संज्ञान जब ले लिया उनको, स्टैंप लगी है, डिपार्टमेंट में एंट्री हो चुकी है, जहां जहां भी गई है, मंत्री ने भी ले ली है। तो मंत्री ने क्या किया, उसको दबाने की कोशिश की। हम उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दबा रहे थे। और जब उनको देखा कि इसके कर्ता MK गौड़ हैं, तो उन्होंने 4 व्यक्ति मेरे पास में भेजे मुझ पे अटैक कराने के। ये हमारे स्टाफ बड़ा अलर्ट था, ऐसा कुछ नहीं होने दिया। काफ़ी कुछ हुआ, वो FIR के अंदर है, FIR भी रजिस्टर हुई है इसमें। और उसके बाद में इन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गज वकील उनकी बेल के लिए लगाए, क्योंकि ये सारा ठीकड़ा इनके सिर पे फोड़ना था। इनके बेल की जो 4 क्रिमिनल मेरे पास में अटैक करने के लिए भेजे थे, उसमें आप पार्टी ऑफिस में ही, मेरे ऑफिस में, जब मैं जहां बैठता हूं, मेरे चैम्बर, वहां पर ये जब आए और भगदड़ मची, उनके हाथ उठे हमारे ऊपर। हमारे स्टाफ ने उसको रोका, वो फिर भाग गए वहां से। लेकिन उनके नाम पते शक्लें तो हमें मालूम है, तो हमने FIR तुरंत उसी दिन कराई। उन चारों का कनेक्शन क्या आम आदमी पार्टी से था? बिल्कुल आप पार्टी के सदस्य थे। एक तो वाइस प्रेसिडेंट थे श्रम मोर्चा और थे आप पार्टी के। वहाँ एक मंत्री जी के कमरे में सलाह हुई थी कि एक ही व्यक्ति, एक ही अधिकारी है जो ये काम को रोक रहा है। मैंने अपने साथियों को संरक्षण दिया कि भाई गलत काम करेंगे, आपको आगे आपके ऊपर आएगी बात, आप रोक दीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पे। मैं उसको देखते हैं कैसे मंत्री जी हमें बातें करते हैं। मंत्री जी की जब मीटिंग होती थी, वो सिर्फ ये कहते थे कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए। ये नहीं पूछा कि रजिस्ट्रेशन सही भी हो रहे हैं, गलत भी हो रहे हैं। 90 यूनियन बना दी इन्होंने रजिस्ट्रेशन की स्टैंपिंग के लिए, और एक लाइन से बस्तियों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनके जीतने का, इतने समय से जीतने का कारण ये भी है, जब एंटी करप्शन में हमने वो केस जो स्कूल के बच्चों का था, हमने वहाँ पे एंटी करप्शन भेजा और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, तब जाके और अधिकारियों को थोड़ा सा ये लगा कि चलो एंटी करप्शन चला गया, अब तो हम कह सकते हैं कि हमें एंटी करप्शन से डर लगता है जी, हम अब काम नहीं करेंगे, तो एंटी करप्शन चला गया। हम तो पहले ही कह रहे थे गलत काम। अब बताइएगा मंत्री की किस तरह से प्रेशर में काम हुआ होगा। 2020 तक करीब 250 करोड़ रुपया ट्रांजैक्शन हो गया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। एंटी करप्शन ब्रांच को में भी, क्योंकि वो मिनिस्ट्री नहीं कहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ होम कहेंगे, दिल्ली प्रशासन का उसके अंतर्गत आता है, तो उसमें भी उनका कंट्रोल है, जो उनका होम डिपार्टमेंट। होम के अधिकारी भी डरते थे क्योंकि कट्टर ईमानदार थे, ब्लैकमेल भी करना जानते थे। ये कहते थे ना, कोई मांगे पैसे तो उसका जो ये वीडियो बना लेना, ये कर लेना। खुद का वीडियो जब बनता है तब परेशानी होती है, लेकिन ये जो वीडियो है ये औरों का वीडियो बना लिया। अब इन्होंने ये किया, इनके पास में ये एक चिट्ठी एक बार नहीं दी है, ये 27/9/17 को दी, फिर 11/5/18 को दी है। इसका रिमाइंडर दे रहे हैं हम, और सब में सिग्नेचर जा रहे हैं अधिकारियों के।
दे आर ऑल सीनियर ऑफिसर्स, क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर हैं जो साइन कर रहे हैं। ये सिग्नेचर है। उसके बाद में एक ये है, ये 30, 31, 8, 18 को भी दी, इस तरह से चिट्ठियां दी। और हमारे पास में एक और केस आया, सर हम चाहेंगे वो FIR की कॉपी अगर आप दिखा दें। वो दिखा देंगे। अभी न्यूज़ को चलने दीजिएगा ना थोड़ा, हाँ, एक दिन में तो सारे नहीं देंगे और दिया भी नहीं जा सकता। अब मेरा भी गला सूख रहा है। ये एक कंप्लेंट है, इस पे फोकस कर लीजिएगा। SHO को दिए, ले लेंगे अलग से, अलग निकाल लो, कॉपी ले लो भैया। ये कहा जा रहा है इसमें कि एक सुशील सिंह है, कमल सिंह है, उनका रेजिडेंस दिया हुआ है, वसई तारापुर में रहते हैं, और कुछ यूनियन है उनके नाम लिखे हैं कि आपने इनके वेरिफिकेशन की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन किया गया है और आप फैक्ट्री के मालिक होते हुए भी अपने बेटे के लिए 10,000 रुपया महीना स्कॉलरशिप पा रहे हैं। अब बताइए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए थी इसकी, वो ये किस तरह से फैक्ट्री के मालिक ने ले ली। अभी तक ये पैसा रिकवर नहीं हुआ है। इसके अंदर अभी स्थिति क्या है वो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं इस SHO मोती नगर के क्षेत्र में। टोटल कितने का स्कैम था और कौन कौन सी जो सरकार की तरफ से पॉलिसी बनाई गई थी उनका नाम बता दीजिए, और उस पर आपने किसी डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई करी और क्या नहीं हुई। आप देखिए, आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट ने, ये डिपार्टमेंट नहीं था, ये बोर्ड था, जिसमें कि एक भी कर्मचारी नहीं था। ठीक है, उसमें डेपुटेशन के नाम पे मतलब ट्रांसफ़र होता था। डेपुटेशन में आपकी इच्छा भी पूछी जाती है, आप अप्लाई करते हैं कि मैं डेपुटेशन में जाना चाहता हूँ, यहाँ पोस्ट निकली है, अपग्रेडेशन है मेरा, इस स्केल बढ़ जाएगा तो मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, डेपुटेशन की पोस्ट नहीं थी। इन्होंने किसी की भी अधिकारी की वहाँ नियुक्ति कर देते थे, सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी और उसका एक बोर्ड ऊपर लगा हुआ है, बोर्ड का नाम लिखा हुआ है और उसमें वो बैठे हैं। अब जो आप को मैंने बताया 150 इन्होंने ठेकेदार के आदमी डाल दिए और सेक्रेटरी डाल दिया। अब सेक्रेटरी को नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट कराऊँ इन लोगों से। सर 90 तो यूनियन आप बता रहे हैं, कितने जो लेबर है उनका इसमें एंट्री हुआ है, लगभग कितने रुपए का एक तरह से ये कथित घोटाला। टोटल कितने का होगा? देखिएगा, उसमें उस वक्त 250 करोड़ का बताया गया था, कब तक? 2020 तक। अब ये 600 करोड़ तक पहुंच चुका है। अच्छा सर, जो दिल्ली पे अब लेबर आपकी कार्ड, जानकारी में और बताएं, क्योंकि जब भी यहाँ पे कोहरा होता है और आपके ये स्मोक होता है, ये जो सो कॉल्ड पराली कहा जाता है, पहले तो पंजाब की पराली होती थी, अब पंजाब में गवर्नमेंट तो पराली पंजाब की नहीं है, पता नहीं कहाँ की पराली है। ये नहीं सही जगह पहुँचते कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, जब व्हीकल्स चलते हैं तो धूल फेंकते हैं और वो स्थिर हो जाती है। क्योंकि कुछ ऐसा समय आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, जब जो गति होती है वायु की धीमी होती है, तो विचरती रहती है धूल। और भी कारण है, जो स्मोक जहाँ से भी आता है उस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाता है, आपको मालूम है। और फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते हैं। अभी गए थे, अभी उनको 8-8 हज़ार रुपये दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि ये असली वर्कर हैं या नकली वर्कर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो इंस्पेक्शन करने से रहा फाइलों की, हाई कोर्ट को दिए काम तो नहीं है, उनके संज्ञान में ये चीज नहीं आती है, वो डाले कौन। हाँ, एक अधिकारी क्या कर सकता है, लिख के दे सकता है कि हम ये काम नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखा है, आपको सब्जेक्ट आपने अगर देखा हो, इसमें कहा गया है डिटैचमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ लेबर डिपार्टमेंट फ्रॉम DBOCWW बोर्ड फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ बेनिफिशियरी कार्ड्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम्स। कि हमें डिटैच कर लो बोर्ड से, हमें काम ये नहीं करना चाहते, उसका रजिस्ट्रेशन
और उसके क्लेम को उसको देना चेक काट के, ये काम हम नहीं करना चाहते, ऑफिसर कह रहे हैं। अच्छा सर, इतना तो इसका संज्ञान किसको लेना था? इतना चीज चल रहा है, सरकार इन्वॉल्व है इसमें। अगर कंप्लेंट दिया गया, एंटी करप्शन अगर इंक्वायरी नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है, तो वो भी इन्वॉल्व है इसी साथ। देखिए, मैं एंटी करप्शन के ऊपर अधिकारी तो नहीं हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, तो उसके लिए तो आपने मैं जवाबदेह कभी- नहीं हो सकता हूँ। मैं ये सवाल- इसके लिए तो आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में आप जाइए। ये अगर भी उन्होंने- आपके पेंडिंग पड़ी है, आप बताइए क्यों मेरा पेंडिंग ये पड़ी कहना है? है सर, आपको किस बात का डर है? मेरा ये कहना है, इतनी चीज़ें अगर आपके पास है और आप एक पार्टी के साथ भी जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में भी जाकर के ये सब चीज़ें बता सकते थे। देखिएगा, सारा काम एक ही व्यक्ति का होता है क्या? आपका भी काम है। आज मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूँ, आज से आपका काम शुरू हो गया। अब मैं आपको सवाल करूँ कि आपने क्या किया इसमें? क्या जी, आपने तो न्यूज़ चला दी थी, उसके बाद में तो कुछ नहीं हुआ जी। आप अपना काम करके बंद कर देते हैं ना, या आप हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं? नहीं बन सकते ना। आप ही एप्लीकेशन लगाएंगे, आप ही उनको इकट्ठा करेंगे, आप ही सबूत इकट्ठा करेंगे। मिला के इसमें और कोई जिस तरह जितना से हमने दावा आपको करेंगे। बता दिया है, ये किसी की हिम्मत नहीं थी कि सरकार में रहते हुए 2017 से हमने लिखना शुरू किया है और उसके बाद में 4 साल उसी सरकार में नौकरी की है। आप देखिएगा, अटैक करा दिए, फिर भी हम आपके साथ में उस वक्त में भी मैगजीन में लिखा है जो सारा डिटेल्स है कि 9 पेज का आर्टिकल है उसमें। इनके पास में मैगजीन की कॉपी भी गई है। इन्होंने हमें बुलाया भी था, केजरीवाल ने और गोपाल राय जी। मेरा सर ये कहना है, हम मीडिया है, इसको दिखाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे दिखाने से भी ये ना ये आरोपी होंगे, ना ये फ्री होंगे। इन्हीं की सरकार है, संवैधानिक प्रक्रिया में इन्हीं की सरकार है, क्योंकि एंटी करप्शन सर, आप संविधान जो है, आपको कोर्ट जो है, आपको वो बताएं, सरकार से ऊपर आउटसाइडर के पास में कोई पावर नहीं है। टुडे आई एम एन आउटसाइडर, आई कैन नॉट इवन राइट दिस काइंड ऑफ लेटर्स। व्हेन आई वाज इन सर्विस, आई डिड ऑल दिस। नाउ they have started doing their registration and for the corruption. अभी पैसा बांटा है इन्होंने। सर, अगर कोई भी संस्था या संवैधानिक संस्था जो है नहीं सुनवाई करती है, तो आखिरी रास्ता कोर्ट तो है ना, कोई भी कोर्ट तो जा सकता है ना। देखिएगा, उसमें भी कोर्ट में की भी तैयारी हो रही है सर, आप समझिए। ये आपको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास इतना चीज़ है, शायद किसी के पास नहीं होगा, और ये सही में गलत है। तो जब कहीं से ये चीज़ें नहीं आ रही है, इन्होंने तो ऑनरेबल कोर्ट है इन सब चीज़ों के लिए। साहब, ऐसा है, वो सब चीज़ है, इसमें हो सकता है कुछ और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो। सारे कागज तो मेरे साथ में पास में नहीं है, क्योंकि मैं उस विभाग में काम नहीं करता था। मैं आई वॉज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ बोर्ड, क्योंकि ये मेरा एक जैसे ये साथी हैं, ये मेरे पास में आते हैं कि साहब मेरे को वहाँ का काम दे दिया है और वहाँ पे मेरे से जबरदस्ती करके मेरे से साइन करा जा रहे हैं। एक ऐसा भी अधिकारी था जिनकी एक्सीडेंट हो गया, टांग में चोट आई, फ्रैक्चर हो गई, वो घर में लेटे हुए थे, उनके पास में फाइल भेजी गई कि आप उनको साइन करके भेज दीजिएगा, देरी हो रही है। सर, आप गिल्टी नहीं बोलिए, लेकिन कम से कम इंक्वायरी तो बनता है ना। इन सब इंक्वायरी मैं नहीं चीज़ों कर पे। सकता हूँ, आप आप नहीं कर मेरे को इंक्वायरी दे दीजिएगा। नहीं, आप नहीं कर सकते, पर आप उस प्रोसीजर पे तो आगे बढ़िए ताकि इन सब चीज़ों की इंक्वायरी हो। प्रोसीजर में क्या होता है, अब देखिए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी हमने लिखी है, हाँ, उन्हीं से करवाएंगे ना काम, जिनके हाथ में सत्ता है हाँ। और उनके उसमें कुछ शुरुआत हो रखी है इस वक्त। सर, ऐसा नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी- एसजी ने नहीं किया, एंटी करप्शन ने नहीं किया, अब देख, तो अब ऐसा नहीं कि रास्ते बंद हो जाते हैं। अब रास्ते आज से खुलने शुरू हो जाएंगे। जब है क्या पत्रकारिता का क्या कार्य, एक दबाव बनाना, सही चीज बता के काम के बारे में लेखा जोखा लेना। अब कल से अब लेखा जोखा लेना शुरू कीजिएगा, है ना। अब देखिएगा, हमने अपने कार्यकाल में जो कर सकते थे ये किया है। हाँ, नहीं, अब वो दिख पद रहे पे रहते हैं, ये हुए तो आपने पद पे बहुत रहते हुए काम किया। कितना बहुत ये प्रिंसिपल्स ने लिख के दिया था, हमारे पास में आए थे, हमने कहा लिख के दीजिएगा, उन्होंने लिख के दिया। इसके ऊपर इंटीग्रेशन में गया, एलजी साहब को भी ये चिट्ठी जा चुकी है, कुछ रिप्लाई नहीं आया सर आपको? नहीं आता है, नहीं आता। नहीं। अब एक आपको इसमें ये दिखाते हैं, आप बताइए, फोकस कीजिएगा। ये सैंक्शन ऑर्डर होता है, इसको कहते हैं सैंक्शन ऑर्डर। 30,000 रुपया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसको भेजे हैं, ये येलो मार्क किया है,
श्रीमती स्वाति, रेजिडेंट ऑफ A155 वसंत विहार, नई दिल्ली। अब इस एड्रेस जो वसंत विहार का दिया है, ये एड्रेस पहली बात A155 है नहीं है, वहाँ पे A2 है, A1 है, ऐसे करके एड्रेस है। मेरे को जो हल्की सी जानकारी है, और इनके अकाउंट में जा चुका है पैसा। ये सैंक्शन ऑर्डर्स है। जो जिन मकानों में ये रहते हैं उसमें किराया अगर दिया माना जाए कि किराएदार है, तो 15,000 20,000 से नीचे का किराया नहीं। अगर वो खरीदा हुआ है तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का मकान है। क्या कंस्ट्रक्शन वर्कर जो 600, 700, 800 की दिहाड़ी लेता है वो ऐसे मकानों में रह सकता है? चाहे ये है जगदम्बा विहार, वेस्ट सागरपुर। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर तो कंस्ट्रक्शन साइट पे ही अपनी झुग्गी बना लेते हैं बेचारे, और वहीं से निकल के दूसरी जगह साइट पे जाते हैं, वहाँ झुग्गी बना लेते हैं। उनका तो सही पता होता ही नहीं। बस बराबर कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा है कि ये इतने बराबर के, मतलब कि आधी महिलाएं हो, आधे मेल हो, और ये आंकड़े हैं। ये इनकी साइट पे है, कंस्ट्रक्शन बोर्ड की साइट पे। कल बंद कर देंगे, आप देख लीजिएगा, आज ही देखिएगा, निकाल लीजिएगा उसको करंट, क्योंकि ये तो काफ़ी दिन पहले का है, 2 महीने पहले का है। बढ़ेगा कम नहीं होगा। अब बताइएगा कि पूरा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कुछ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, कुछ अनऑर्गेनाइज होता है। कुछ लेना है? हो गया ना? हो गया। अभी तो बात शुरू हुई है।